तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्ट मार्च। आज हम हमारी स्टोरी को या स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक्स तक हमने कवर किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट का रिवॉल्यूशन इंडिया में और साइमन कमीशन। पिछली क्लास में हमने साइमन कमीशन देखा था कि साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आती है और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए, और इंडिया में उसका प्रोटेस्ट किया जाता है क्योंकि उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं होता है। उसी प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है बाय द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स ड्यूरिंग अ लाठी चार्ज। इसी का बदला लेने के लिए या इसी के अगेंस्ट में भगत सिंह असेंबली में बॉम्ब फेंक देते हैं। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी बुक्स एक्सट्रीमिस्ट को, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव एक्सेट्रा लीडर्स को या नेशनलिस्ट को कवर नहीं करती है, इसलिए हम इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम उसी साइमन कमीशन के जाने के बाद या रहते रहते इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे और हमारे नए मेजर मूवमेंट सिविल डिसओबीडियंस तक आएंगे। ठीक है, तो आज हमें वीडियो में फोकस करना है सॉल्ट मार्च को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आने के बाद साइमन कमीशन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए, और साइमन कमीशन के जाते वक्त भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, ठीक है, भारत की कमान किस आदमी के पास है? ब्रिटिश से एक आदमी या ब्रिटेन से एक आदमी आया है जो इंडिया का राजा समझ सकते हो आप। ठीक है, राजा या उस समय की उपाधि है या पद का नाम है वाइसरॉय, वाइसरॉय इरविन। ठीक है, ये है ब्रिटिश का हेड या इंडिया का हेड जो उस समय इंडिया को चलाने का काम कर रहा है। ठीक है, आज के प्राइम मिनिस्टर से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन या वाइसरॉय इरविन एक ऑफर देते हैं साइमन कमीशन के जाने के बाद इंडिया के लोगों को। ऑफर बाय वाइसरॉय इरविन। ऑफर यह है कि हम आपको फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसके बदले में आप कहां पर आओ? आप आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे जाके और भी होगी है। आप आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कहां पर? लंदन में, जहां पर हम सारी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के साथ में मिलकर पार्लियामेंट में निकालेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन ने इंडिया के लीडर्स को और प्रोटेस्टर्स को इनवाइट किया, बड़ी बड़ी पार्टी के लीडर्स को इनवाइट किया, महात्मा गांधी, अंबेडकर, अलग अलग हिंदू महासभा के लीडर, सभी को इनवाइट किया, मुस्लिम लीग के लीडर को इनवाइट किया कि आप आओ लंदन में, हम आपको इन फ्यूचर डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, आप आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में और डिस्कस करो हमारे साथ कि क्या समस्या है, क्यों बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हो। दिस इज द सॉल्यूशन विच वाज गिवन बाय लॉर्ड इरविन। हम बातचीत करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि क्या समस्या है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या हम बदल दें, ऐसा क्या हम आपको पावर दे दें कि आप प्रोटेस्ट करना रोक दोगे। ठीक है, सिंपल ऑफर। गांधी जी ने इसे बोला या कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स ने इसे बोला कि दिस इज अ वेग ऑफर। कैसा ऑफर है? वेग, याद रखो वर्ड को, वेग ऑफर मतलब कुछ क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? कि आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में मिलेगा। कांग्रेस के पार्टी के लीडर बोल रहे भैया साफ बात लिख के बताओ कि इस तारीख को इतनी बजे से आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दोगे, रिटर्न में लिख के दो कि अब होगा, तब मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, कल से मिलेगा, 6 महीने बाद दे देंगे। कब दोगे डोमिनियन स्टेटस? जब कोई चीज क्लियर या डिफाइन नहीं होती या डेफिनाइट नहीं होती, उसे हम बोलते बड़ा ही वेग है।
ठीक है, हम फ्यूचर में मिलेगा, परसों आएगा, एग्जैक्ट बताओ कब आएगा, आने वाला है, कब मिलेगा नहीं, इस तारीख को इतनी बजे हम आपको इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या? सेल्फ रूल। इलेक्शन होंगे, इंडियन मिनिस्टर्स ही इंडिया को गवर्न करेंगे, बट इंडिया होगा ब्रिटिश अम्ब्रेला के अंदर, ब्रिटेन के अम्ब्रेला के अंदर। इसे बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस। यह ऑफर आया लॉर्ड इरविन की तरफ से, तो बाकी सारी पार्टियों ने इस पे विचार करा, बट कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड महात्मा गांधी directly rejected this offer due to its vagueness, because everything was not clearly specified about the offer, about the rules, about the elections, about the powers. Nothing was mentioned. Only thing was mentioned कि we will discuss future dominion status and you have to come in round table conference in London to meet with the British prime ministers and other leaders. ठीक है, ये था ऑफर। पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस के लीडर्स ने बोला भैया नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हम क्या लेंगे? पूर्ण स्वराज। ठीक है, क्या लेंगे? पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें नहीं रहना ब्रिटिश के अम्ब्रेला में, ब्रिटिश की छत्र छाया में। हम लेंगे पूरी आजादी। कोई आधी अधूरी आजादी, आधा अधूरा लालच या छोड़ी बहुत चीजें हमें अब सेटिस्फाई नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से हमारा देश छोड़ के जाएं और हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दें। फॉर दिस रीजन हमें नहीं चाहिए कोई डोमिनियन स्टेटस, हमें नहीं करनी चर्चा, हमें चाहिए पूरी आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो टू मीट द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड लॉर्ड इरविन्स ऑफर फॉर डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। क्या हुआ? कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। ठीक है, और कांग्रेस ने 1929 में एक कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया। कहां पर? लाहौर में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। क्या फाइनलाइज हुआ यहां पे? कि वी विल फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है, हम फाइट करेंगे किसके लिए? पूर्ण स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। आधी अधूरी आजादी हमें नहीं चाहिए। एंड दिस डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज was finalized in 1929 in Lahore session of Congress। तो यहां से आपका मैप का काम हो जाता है कि लाहौर लोकेट करने के लिए आ सकता है कि इन विच सिटी और विच रीजन डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज was finalized और एडॉप्टेड बाय कांग्रेस। कहां करी थी एडॉप्ट? लाहौर में, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर की मीटिंग में। और ये इशू किसने, किसकी प्रेसिडेंटशिप में लाहौर में सेशन लगा था? पंडित नेहरू प्रेसिडेंट थे इस सेशन के कांग्रेस के। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित नेहरू डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इज फाइनलाइज्ड बाय द कांग्रेस। और एंड दे डिसाइडेड कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, मतलब 1930 से एवरी 26 जनवरी will be celebrated as Independence Day। हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करेगी क्या? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, यह सब फाइनलाइज हो गया। 26 जनवरी का दिन आया 1930, कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया। But most of the people did not identify themselves with the concept of Swaraj।
मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी जो अपनी ही परेशानियों में उलझी हुई है, कुछ टैक्सेस में, कुछ घर जाने के लिए, कुछ इंपैक्ट, अलग अलग इकोनॉमिक इंपैक्ट से जूझ रही है, कुछ रेंट के लिए जूझ रहे हैं, किराया बहुत ज्यादा है, कुछ को मार पड़ रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें स्वराज से अभी कोई लेना देना नहीं है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज। तो छोटी कम्युनिटीज और बहुत सारे लोग गांधी जी की और कांग्रेस की इस डिमांड से जुड़ नहीं पाए, अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए। इसलिए जब सेलिब्रेशन हुआ तब बहुत ही कम लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। गांधी जी समझ गए कि सिर्फ पूर्ण स्वराज से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे एक नया इशू, एक नया मुद्दा खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होगी सॉल्ट के इशू की, या आइडिया ऑफ सॉल्ट मार्च। ठीक है, क्योंकि पूर्ण स्वराज से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो गांधी जी ने एक नई तरकीब, एक नई टेक्निक, एक नई निंजा टेक्निक सोची कि कैसे लोगों को इकट्ठा करें। पिछली बार हिंदू और मुस्लिम को जोड़ा था खिलाफत और स्वराज से, इस बार सारी कम्युनिटीज को जोड़ेंगे नमक के मुद्दे से। ठीक है, द इश्यू ऑफ सॉल्ट, क्योंकि नमक तो सब खाते हैं, और अगर नमक का इशू मैं खड़ा करूंगा तो सभी लोग मूवमेंट में ज्वाइन कर लेंगे। तो दिमाग तो था गांधी जी में, ठीक है, और उसका यूज भी कर रहे हैं वो। ठीक है, तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और उन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को। गांधी जी राइट्स अ लेटर टू लॉर्ड इरविन। ठीक है, लेटर टू लॉर्ड इरविन किसने लिखा? बाय महात्मा गांधी। इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी लॉर्ड इरविन के सामने, 11 डिमांड, और 11 डिमांड इंडिया की सारी कम्युनिटीज को कवर करती है। कोई डिमांड बिजनेसमैन के लिए, कोई डिमांड वर्कर के लिए, कोई डिमांड फार्मर्स के लिए, कोई डिमांड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, कोई डिमांड प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, कोई डिमांड विमेन के लिए। इंडिया की सब कम्युनिटीज को सेटिस्फाई करने वाली ऐसी यूनिवर्सल डिमांड्स, 11 डिमांड्स गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर में लिख के दी और कहा कि भैया ये 11 डिमांड पूरी कर दो, नहीं तो हम एक नया मूवमेंट खड़ा करेंगे जो होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने लेटर लिखा और 11 डिमांड रख दी कि डिमांड पूरी करो, नहीं तो मैं फिर से आंदोलन खड़ा करूंगा इंडिया में। और इस 11 डिमांड में से एक डिमांड थी एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट। नमक पे लगने वाला कर, नमक पे लगने वाला टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट माफ कर दे। नमक पे लगने वाला टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट माफ कर दे। दिस वॉज वन डिमांड ऑफ गांधीज लेटर टू लॉर्ड इरविन। और सॉल्ट की डिमांड क्यों रखी गई? ठीक है, वाई सॉल्ट? वाई द इशू ऑफ सॉल्ट ओनली वॉज चोजन बाय महात्मा गांधी? सिंपल जवाब है, बिकॉज इट इज यूज्ड बाय ऑल कम्युनिटीज, रिच और पुअर। हर आदमी, गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, फार्मर हो अमीर फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, सिटी में रहता हो, रूरल एरिया में रहता हो, नॉर्थ इंडिया में रहता हो, साउथ इंडिया में रहता हो, हर भारतीय के खाने में नमक लगता है। नमक इज द इश्यू ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया। इसलिए गांधी ने सोचा कि अगर मैं नमक को मुद्दा बनाऊंगा तो सारी कम्युनिटीज अपने आप को मेरे मूवमेंट से जोड़ पाएगी। ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाएगी, इंस्पिरेशन ले पाएगी। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने नमक का इशू खड़ा करा। दिमाग तो है, ठीक है। नमक से जोड़ने की कोशिश करी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जैसे कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत के इशू से जोड़ने की कोशिश की थी। अब खिलाफत का इशू है नहीं तो नमक का इशू बना लिया।
ठीक है, सारी कम्युनिटीज खाती है और इस बार तो ज्यादा कम्युनिटी आएगी क्योंकि खिलाफत से तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी आइडेंटिफाई करती थी, नमक से तो इंडिया की हर कम्युनिटी बच्चा बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, मोस्ट इसेंशियल फूड आइटम, क्योंकि ये मोस्ट इसेंशियल फूड आइटम है। टैक्स ऑन सॉल्ट ब्रिंग्स आउट वर्स्ट फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, और नमक पे कर्जा लगाना ब्रिटिश हुकूमत का एक सबसे बुरा काम या बुरा इंपैक्ट है। ठीक है, टैक्स ऑन सॉल्ट, और इस समय हालत यह है कि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली है, ओनली ब्रिटिशर्स कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। इंडियंस लोग कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ओनली ब्रिटिशर्स कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। ठीक है, तो डिमांड क्या है कि या तो हमें सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने दो, इंडियंस लोगों को सॉल्ट बनाने दो सी वाटर से। ठीक है, और जो टैक्स लगा रहे हो नमक पे, एटलीस्ट नमक पे तो टैक्स मत लो, सब पे टैक्स ले रहे हो, जूते चप्पल कपड़े खाना कॉटन सब पे, नमक तो छोड़ दो, ये तो जिंदा रहने का इसेंशियल आइटम है, इसेंशियल फूड आइटम है जो सारे लोग यूज करते हैं बराबरी से, इसको तो छोड़ दो। और इसीलिए गांधी जी ने इसे इशू बना दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई वाज सॉल्ट चोजन एज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाई सॉल्ट एज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, because it is used by all communities, it is an essential food item and tax on salt brings out worst face of British rule. ठीक है, this is the answer. So Mahatma Gandhi thought it could unite all Indians and bring them in their new campaign of civil disobedience movement against the Britishers. This is the reason. ठीक है, इसीलिए सॉल्ट को चूज किया गया। ठीक है, और गांधी जी ने सॉल्ट का इशू बनाया, इरविन को लेटर लिखा, डिमांड रखी, पर लॉर्ड इरविन ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया, बातचीत करने से मना कर दिया, डिमांड पूरी करने से मना कर दिया। गांधी जी ने बोला था भैया 11 मार्च तक बता देना, उन्होंने मना कर दिया, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, और गांधी जी ने लिखा कि अगर नहीं बताओगे तो हम शुरू कर देंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, वैसा ही हुआ। लॉर्ड इरविन डिड नॉट नेगोशिएटेड, गांधी जी के लेटर का कोई जवाब नहीं आया और लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। इसीलिए गांधी जी ने शुरू कर दिया डांडी मार्च और सॉल्ट मार्च। ठीक है, सॉल्ट मार्च शुरू। सॉल्ट मार्च क्या है? सॉल्ट मार्च भी शुरू, और सॉल्ट मार्च मार्क्स the beginning of civil disobedience movement। इसी से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, गांधी जी ने बोला था कि अगर नहीं मानोगे डिमांड तो सीडीएम शुरू कर देंगे। गांधी जी ने शुरू कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी सॉल्ट मार्च के साथ, या डांडी मार्च के साथ, या सॉल्ट सत्याग्रह के साथ। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है क्या सॉल्ट मार्च? 11 मार्च को महात्मा गांधी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ 78 लोगों के साथ में चले। कहां से चले? साबरमती आश्रम, गांधी जी का घर वही है गुजरात में, साबरमती आश्रम में। ठीक है, वहां से चले कहां तक? डांडी डिस्ट्रिक्ट तक। डांडी वो शहर है, डांडी डिस्ट्रिक्ट वो शहर है जहां जो समुद्र के किनारे पर है, कोस्टल सिटी है, कोस्टल टाउन है। तो वहां पर जाकर सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना है और कानून को तोड़ देना है। ठीक है, लॉ को ब्रेक कर देना है। लॉ क्या है कि ओनली ब्रिटिशर्स कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट, ओनली ब्रिटिशर्स कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। और मूवमेंट की शुरुआत होगी कानून को तोड़कर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोई भी कानून नहीं तोड़ा, कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शुरुआत ही कानून तोड़ के। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, one points for the breaking of law and the other demands for the refusal of cooperation। ठीक है, महात्मा गांधी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ चले
और 240 माइल्स की जर्नी कंप्लीट करी। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम टू डांडी डिस्ट्रिक्ट। साबरमती आश्रम टू डांडी डिस्ट्रिक्ट 240 miles, started with 78 volunteers, started on 11th March। कितने दिन चले? 24 days। कितने? 10 माइल पर डे। 24 दिन की जर्नी कंप्लीट करी, ठीक है, और पहुंचे डांडी डिस्ट्रिक्ट। जगह जगह रुकते रुकते गए, ठीक है। ही स्टॉप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। इन 24 दिनों में गांधी जी जहां पर भी रुके, जहां पर भी ठहरे, लोगों को जागरूक किया, स्वराज के बारे में बताया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया, अपने प्रोग्राम के बारे में बताया, अपनी कैंपेन के बारे में बताया, और चलते चलते, ठीक है, 78 लोगों से शुरुआत हुई। जैसे जब जब डांडी के नजदीक आते गए, समुद्र के किनारे आते गए, काफिला गांधी जी का बढ़ता गया, और जब वो डांडी पहुंचे, हजारों लोगों की भीड़ भी गांधी जी के साथ में डांडी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी थी, ठीक है। जैसे ही डांडी डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। ब्रोक सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी को बॉईल करके, उबाल के नमक का उत्पादन किया, मैन्युफैक्चर किया, और ब्रिटिश का कानून तोड़ दिया, और शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम स्टार्ट्स। तो ये है आपका सॉल्ट मार्च। गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 मील चले पैदल। कहां से कहां? साबरमती से डांडी डिस्ट्रिक्ट तक। चलते वक्त वो अलग अलग जगह रुके, लोगों को स्वराज के बारे में बताया, सीडीएम के बारे में बताया, और पीसफुल प्रोटेस्ट, सत्याग्रह के बारे में बताया। लोगों को अवेयर करते गए, एजुकेट करते गए रास्ते में, और इन 24 दिनों की जर्नी के बाद में पहुंचे डांडी डिस्ट्रिक्ट। सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, और नमक को, समुद्र का पानी उबाल के मैन्युफैक्चर कर दिया, और सॉल्ट मार्च खत्म हुआ। यह सिमिलर चीज इंडिया के हर कोस्टल टाउन में हुई। मेनी और मोस्ट ऑफ द कोस्टल टाउन्स में अलग अलग लीडर्स गए, समुद्र के पानी को बॉईल किया और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, और कोस्टल एरियाज में आग लग गई। ब्रिटिशर्स ने सप्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि कानून तोड़ दिया भैया, नमक तो हम ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंडियंस नहीं कर सकते। तो पूरे कोस्टल रीजन्स में आग लग गई। कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स अलग अलग लोगों के साथ में गए और नमक को मैन्युफैक्चर किया। यह सिर्फ गुजरात में नहीं हुआ, गांधी जी गुजरात में थे, शुरुआत गुजरात से हुई, पर इसके बाद अलग अलग लीडर्स अलग अलग कोस्टल रीजन में गए, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करा और सीडीएम को चलाया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सॉल्ट मार्च आपका कंप्लीट हो चुका है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इसके फीचर्स क्या थे, कब चालू हुआ 11 मार्च, सॉल्ट मार्च से ही, पर फीचर्स क्या है और किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सीडीएम की लिमिटेशंस क्या है, किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। जब तक हमारे चैनल के साथ में बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट बनाए रखें।